नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है टैलकट पार्सन्स की। टैलकट पार्सन्स के लाइफ स्केच को हम देखेंगे, यहाँ पर उनकी बुक्स को देखेंगे, साथ में हम उनके फंक्शनल थ्योरी को देखेंगे जिसमें कि हम उनके इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने सोशल एक्शन थ्योरी लिखा है, तो सोशल एक्शन थ्योरी बेसिकली इस वाले वीडियो में हम नहीं देखेंगे, हम अगले वीडियो में सोशल एक्शन थ्योरी के बारे में बात करेंगे एंड सोर्सेस ज़रूर हम लोग देखेंगे। बट देखिए, पार्सन्स की जो थ्योरीज है उसमें सोशल एक्शन थ्योरी और सोशल सिस्टम थ्योरी, ये दो थ्योरीज अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में हम लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में फिलहाल ये दोनों थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे, ना सोशल एक्शन थ्योरी पढ़ेंगे ना सोशल सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें देखना है लाइफ स्केच के बारे में, क्योंकि जब भी कोई थिंकर्स हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना हमें बेहद ज़रूरी होता है। साथ में उनकी कौन कौन सी मेन कंट्रीब्यूशंस है हम उनसे देखते हैं और उनके इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड्स को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्सन्स ने जो थ्योरीज पे काम किया, जो इतनी बड़ी थ्योरीज उन्होंने दी, उसके पीछे इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड्स क्या क्या थे। तो चलिए आज हम अब अपने इस टैलकट पार्सन्स के थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैलकट पार्सन्स का देखें तो ही वॉज एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट। वो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे क्योंकि उनका जन्म कोलोराडो अमेरिका में हुआ था 1902 में एंड ही वॉज डाइड ऑन मे 1959 म्यूनिक जर्मनी। म्यूनिक जर्मनी में उनकी मृत्यु होती है। तो मतलब कि अमेरिका में उनका जन्म होता है पर जर्मनी में उनकी मृत्यु होती है। और उनके जो बेस्ट कंट्रीब्यूशंस हैं उसमें सोशल एक्शन थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल और सोशल सिस्टम थ्योरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से मानी जाती है। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की डिग्री को पास किया एमहेरिस्ट कॉलेज से और ग्रेजुएशन में इनका जो सब्जेक्ट था वो बायोलॉजी और फिलॉसफी था। तो याद करिएगा कि बायोलॉजी एंड फिलॉसफी ये दो विषय का असर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। एंड ही डिड हिज डॉक्टरेट फ्रॉम हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो जर्मनी से आकर के, मतलब अमेरिका में जन्म लिया पर जर्मनी में आकर के इन्होंने पीएचडी की अपनी डिग्री की ली। और फिर उसके बाद से जब वो लंदन में रहने लगे तो उन्होंने मैलिनोवस्की के साथ बहुत काम किया है। और आपको पता है कि मैलिनोवस्की ने ट्राइब्स पे स्टडी की हुई है, तो ही वर्कड विथ मैलिनोवस्की ऑन ट्राइबल्स। जर्मनी और लंदन में ज़्यादा समय बिताने की वजह से, जैसे जर्मनी एंड लंदन दैट इज़ यूरोप, ग्रेटली इन्फ्लुएंस द यंग इंटेलेक्चुअल लाइफ ऑफ पार्सन्स। तो पार्सन्स के जो बौद्धिक जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जो समाजशास्त्र जो जन्म लेता है और जो एक अपने वृहद ऊंचाइयों पे पहुंचता है उसमें यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। बड़े बड़े थिंकर्स जो हैं, फाउंडर थिंकर्स जो हैं, वो जर्मनी और लंदन से बिलोंग करते हैं। 1927 से 1931 के बीच में वो इकोनॉमिक्स टीचर के रूप में काम करते हैं। कहाँ पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और उसी सेम यूनिवर्सिटी में ये सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बन जाते हैं 1944 में। तो आप समझिए कि कितना, मतलब एक बड़ा अचीवमेंट होता है ना कि जहाँ हम पढ़ते हैं वहीं पर प्रोफेसर बन जाए, तो अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस इशू की बात होती है। तो फ्रॉम 1927 to 1931 he was an economics teacher at Harvard University and in the same university in 1944 he became a professor of sociology। अब इनके बुक्स के बारे में जब हम देखते हैं तो इनके बुक्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट किताबें हैं वो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। हर जगह पूछा जाता है, हर जगह। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में ये किताब आई। द सोशल सिस्टम आई 1951 में। एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये 1949 की किताब है। सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ये है 1971 का। और एक किताब और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये भी 1956 में ये किताब इनकी आई है। तो आपने देखा कि किस तरह से पार्सन्स ने इतने सारे किताबों की रचना की और आज सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में उनकी किताब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
अब हम अगर इन्फ्लुएंस की बात करें कि किस तरह से इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ा, किनका किनका इन्फ्लुएंस पड़ा है, तो इसमें हम देखेंगे कि इनके ऊपर एमाइल डरखाइम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है, विल्फ्रेड पेस्ट्रो का इन्फ्लुएंस पड़ा है, मैक्स वेबर का इन्फ्लुएंस पड़ा है, व्हाइटहेड एंड हैमिल्टन, इन लोगों का इनके ऊपर प्रभाव बहुत पड़ा है। अब अगर हम पार्सन्स के फंक्शनलिज्म को देखें, अगर फंक्शनलिज्म पार्सन्स को देखें, तो the aim of the Parsons was to create such principle in sociology that could lead to a scientific investigation of social situation। आपको ये अच्छे से पता है कि जो भी सोशियोलॉजिस्ट रहे, जो फाउंडिंग फादर्स रहे सोशियोलॉजी के, सभी का एक एम था कि किस तरह से जो हम सोशल फिनोमिना है उसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार पे प्रूव कर सके। मतलब जिस तरह से जो प्योर साइंस होते हैं, जिन्हें हम साइंस का दर्जा देते हैं, उस तरह से हम सोशल फिनोमिना को भी साइंस का दर्जा दे सके। तो पार्सन्स का भी यही कहना था कि ऐसे सिद्धांतों की रचना करनी है मुझे जिसका कि वैज्ञानिक जांच हो सके। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि जैसे अगर वाटर है, मान लीजिए कि ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनता है। ये वाटर हम अगर अमेरिका में देखें सेम फॉर्मेशन, यूरोप में देखें सेम फॉर्मेशन, इंडिया में देखें सेम फॉर्मेशन, जौनपुर भदोही कोई गांव में जाकर के देखें तो सेम फॉर्मेशन। उसी तरह से सोशियोलॉजी के भी कुछ ऐसे थ्योरीज बनने चाहिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो पार्सन्स का उद्देश्य भी समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना था जिससे कि सामाजिक स्थिति की वैज्ञानिक जांच हो सके, हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सके। एंड ही वांटेड टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बनाना चाहते थे। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, मतलब ऐसे देखिए, अमूर्त मतलब अगर ये फिर से मैं ग्लास उठा रही हूँ, ये ग्लास है तो ये तो मूर्त है ना, ये हमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये दिखाई दे रहा है मतलब इसका अस्तित्व इसी जगह पे है। वो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बनाना चाहते थे जिससे कि बड़े सोशल ऑर्डर्स को, सोशल सिस्टम्स को हम समझ सके, और इस तरह से वो 3 एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बनाए, एक्शन थ्योरी, सोशल सिस्टम थ्योरी एंड फंक्शनलिज्म थ्योरी। क्रिया सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत और प्रकार्यवाद का सिद्धांत। ये एक्शन थ्योरी और सोशल सिस्टम थ्योरी को हम बाद में समझेंगे, आज उनके हम फंक्शनलिज्म को समझते हैं। फंक्शनलिज्म ऑफ पार्सन्स। अब हम पार्सन्स के फंक्शनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। पार्सन्स के फंक्शनलिज्म को देखने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट वर द एम्स बिहाइंड द फंक्शनलिज्म ऑफ पार्सन्स, एंड इन अदर वर्ड वी कैन ऑल्सो से दैट कि व्हाट वर द इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड क्या था पार्सन्स के पीछे। तो पार्सन्स ने हमेशा से ही सोशियोलॉजी को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरह माना। उनका मानना था कि द एम ऑफ द पार्सन्स वाज टू क्रिएट सच प्रिंसिपल्स इन सोशियोलॉजी that could lead to a scientific investigation of the social situation। उनका मानना था कि हम ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करें जिनका कि वैज्ञानिक परिधिति में जांच संभव हो सके। आप इससे पहले भी देखें कि पॉजिटिविज्म का भी यही कंसेप्ट था कि वो भी वैज्ञानिक परिधि में जांच की बात करते थे। तो पार्सन्स का उद्देश्य सदैव ऐसे ही सिद्धांतों का निर्माण रहा है जिनका कि हम वैज्ञानिक जांच कर सके। He wanted to create concepts that are abstract and through which social orders or social systems can be understood। वो हमेशा से अमूर्त सिद्धांतों को बनाना चाहते थे, क्योंकि अमूर्त सिद्धांत का आशय ही यही होता है कि वृहद सिद्धांतों की रचना हो। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर मूर्त होगी, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि ये बुक अगर मान लीजिए कि मूर्त रूप में है तो ये यहीं पर दिखाई देगी, पर अगर अमूर्त है तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो सकती है। तो वो अमूर्त सिद्धांतों को बनाना चाहते थे, एंड इस रूप में वो 3 एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बनाना चाहते थे पार्सन्स। एक एक्शन थ्योरी, दूसरा सोशल सिस्टम थ्योरी और तीसरा फंक्शनलिज्म।
वन बाय वन हम सारे थ्योरीज के पार्सन्स को कवर करेंगे, क्योंकि पार्सन्स की ये सारे थ्योरीज अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, सोशल सिस्टम थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, इवेंट पैटर्न वेरिएबल्स को भी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, और पार्सन्स के फंक्शनलिज्म को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आगे चल करके जब हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से, इसको मैं स्ट्रेट कर देती हूँ पहले, कि उन्होंने अपनी इस थ्योरी को बनाने के लिए सोशल एक्शन की, पार्सन्स के जब हम लोग थ्योरीज को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले सोशल एक्शन की ही थ्योरी को पढ़ेंगे। ये वीडियो तो मैं लाइफ स्केच और फंक्शनलिज्म पे बेस्ड रखी हूँ, पर अगले वीडियो में हम पार्सन्स के सोशल एक्शन की ही थ्योरी को पढ़ेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ पार्सन्स। तो सोशल एक्शन की थ्योरी को माना जाता है कि इन्होंने इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, कल्चरलॉजी एंड साइकोलॉजी से उधार लेकर के बनाया है, क्योंकि देखिए ये इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट रहे हैं, साथ में सोशियोलॉजी भी ये पढ़े हैं, कल्चर की तरफ भी इनका बहुत इंटरेस्ट था और साइकोलॉजी भी इनका विषय रहा है। तो इकोनॉमिक साइकोलॉजी, कल्चरलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे ही विषय का इन पर प्रभाव देखा गया, और इनका जो ये सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो हर तरफ से बोरो किया गया है। ही कंबाइंड दैम, उन्होंने इन सारे को कंबाइंड किया और एक ग्रैंड थ्योरी बनाई। किस चीज़ की ग्रैंड थ्योरी बनाई? सोशल एक्शन की ग्रैंड थ्योरी बनाई, और उन्होंने क्लेम्ड किया कि टू कैप्चर एवरी पॉसिबल सोशल ह्यूमन बिहेवियर इन टाइम एंड स्पेस। उन्होंने सभी को संयोजित किया, मतलब जितने भी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी रहे, कल्चरलॉजी रहे, साइकोलॉजी रहे, सभी को उन्होंने संयोजित किया, और फिर आगे चल करके इन्होंने सामाजिक क्रिया सिद्धांत का एक वृहद सिद्धांत, ग्रैंड थ्योरी बनाया है। And he also synthesized micro and macro view, which is evident in his theory of social action and social system, respectively. He integrated French positivism with German idealism and British utilitarianism to develop his approach. इन्होंने फ्रांस के पॉजिटिविज्म को, जर्मन के आइडियलिज्म को, ब्रिटिश के यूटिलिटेरियनिज्म को, सभी को उसमें इन्होंने समाहित किया है, और उस तरह से इन्होंने अपने अप्रोच को डेवलप किया है। देखिए मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जो विचारक होते हैं उनका उस समय के जो विचारधाराएं प्रचलित रहती हैं समाज में, उसका बड़ा ही असर रहता है। ठीक है, तो पार्सन्स के समय पॉजिटिविज्म भी बहुत ज़्यादा था। आप जानते हैं कि कॉम्ट, स्पेंसर, ये सारे पॉजिटिविज्म के सपोर्टर रहे हैं। फिर आइडियलिज्म भी उस समय बहुत हावी था। यूटिलिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट था, उपयोगितावाद का जो कंसेप्ट था, वो भी बहुत ज़्यादा था, और द्वंद्ववाद का सिद्धांत भी अपने आप में बहुत प्रचलित सिद्धांत था उस टाइम पे। तो पार्सन्स ने इन चारों ही थ्योरी को, जब आप उनके सोशल एक्शन और सोशल सिस्टम की किताब को पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उन्होंने ये सारे ही सिद्धांतों को पढ़ा है, समझा है, और फिर किस पक्ष को उन्हें नकारना है और किस पक्ष को उन्हें एक्सेप्ट करना है, और आगे चल करके सोशल एक्शन की थ्योरी को फ्रेम करना है, वो बहुत बखूबी है। इस चीज़ को उन्होंने बहुत सुंदरता से अपने किताब में, अपने सिद्धांतों में उतारा है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर यही आपको शो किया है कि किस तरह से पॉजिटिविज्म, आइडियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म एंड कन्फ्लिक्ट, इन चारों थ्योरीज को मिला करके उन्होंने किस तरह से अपनी थ्योरीज को बनाया। अब आगे हम चलते हैं प्रत्यक्षवाद की तरफ, पॉजिटिविज्म की तरफ। ठीक है, पॉजिटिविज्म को आप अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से भौतिक प्रघटनाओं के कारण कार्य संबंध होते हैं, वैसे ही संबंध सामाजिक प्रघटनाओं में होते हैं। हमेशा से पॉजिटिविज्म यही बोलता है कि जिस तरह से भौतिक प्रघटनाओं के, ठीक है, जिस तरह से फिजिकल जो फिनोमिना है उसके कार्य कारण संबंध होते हैं, उसी तरह का संबंध सोशल फिनोमिना का भी होता है। जितने भी सोशल फिनोमिना होते हैं हम उसमें कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देखते हैं। जैसे प्रत्यक्षवाद कहता है, साइंस से बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो उसने कहते हैं जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिला करके वाटर बनता है। ये फॉर्मेशन कहीं भी हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, किसी भी ट्राइबल सोसाइटी में हो सकता है, किसी भी अग्रेरियन सोसाइटी में होता है, किसी भी काल में हो सकता है।
तो इसी तरह जो सोशल फिनोमिना होते हैं उसके भी कोई ना कोई कॉज होते हैं। तो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप ऑलवेज बी फाउंड इन फिजिकल फिनोमिना, लाइक सेम रिलेशनशिप फाउंड इन सोशल फिनोमिना टू। पार्सन्स को ये स्वीकार नहीं था, ठीक है, ये तो प्रत्यक्षवाद बोलता है, पॉजिटिविज्म बोलता है, पॉजिटिविज्म के जो फॉलोवर होते हैं वो ये बोलते हैं, पर पार्सन्स को ये स्वीकार नहीं था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं में भी कार्य कारण संबंध होते हैं, ठीक है, परंतु प्रत्यक्षवाद की अवधारणाओं उन्हें तार्किकता के कारण पसंद आई। उन्होंने ये नहीं माना कि हमेशा से सोशल फिनोमिना में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, कभी कभी बिना कारण के भी कोई घटनाएं घट जाती हैं, पर उन्हें ये प्रत्यक्षवाद अपने तार्किकता के कारण पसंद आया। इस वजह से उन्होंने प्रत्यक्षवाद को अपनी थ्योरी में लिया। नेक्स्ट आता है आइडियलिज्म का कंसेप्ट, आदर्शवाद का कंसेप्ट। आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है कि जो आइडियलिस्टिक होते हैं ये बिलीव करते हैं कि द रोल ऑफ आइडियाज, ठीक है, जो आइडियाज के रोल हैं, विचारों की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक उसी तरह से जो भी सोशलॉजिकल एनालिसिस होते हैं उसमें भी जो कर्ता होते हैं, एक्टर जो होते हैं, उनके भी विचारों की भूमिका अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आदर्शवादियों का मानना है कि समाज के निर्धारण में विचारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसलिए समाजशास्त्री विश्लेषण में कर्ता के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। बट पार्सन्स फेल दैट, पार्सन्स ने क्या सोचा कि पार्सन्स फेल दैट कि सोशल रिलेशंस ऑफ द फिल्म इज समटाइम्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ थॉट, कि कभी कभी जो सामाजिक संबंध होते हैं वो विचारों से कट जाते हैं। And due to this difficulty, he also did not consider idealism as the basis of social theory, ठीक है। तो ये आइडियलिज्म का थॉट था। किस कारण से पार्सन्स ने उन्हें एक्सेप्ट किया, किस कारण से पार्सन्स ने उन्हें रिजेक्ट किया, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिए। सॉरी। उसी तरह से अब नेक्स्ट आता है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, उपयोगितावाद। यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहते हैं? यूटिलिटेरिज्म, ही फाउंड यूटिलिटेरियनिज्म इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। यूटिलिटेरिज्म ज्यादातर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जिसमें मार्शल, रिकार्डो, एडम स्मिथ, ये सब आते हैं यूटिलिटेरिस्ट में। तो यूटिलिटेरियनिस्ट आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स बार्गेन फॉर गुड्स इन द मार्केट ऑन देयर यूटिलिटी, ठीक है, अपने उपयोग के आधार पे जो कस्टमर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो किसी चीज के प्रति बार्गेन करते हैं। द पर्सन्स गो टू द मार्केट, लोग मार्केट जाते हैं, कुछ सामानों को खरीदते हैं, एंड दे बाय ऑल द गुड्स विथ ऑल हिज रीजनिंग, वो जितने भी उनके पास क्षमताएं होती हैं सारे रीजनिंग को अप्लाई करके वो सामानों को परचेज करते हैं, एंड डूइंग सो ही वांट टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट कंपैरेटिवली टू द अदर्स। ऐसा यूटिलिटेरियनिज्म वालों का मानना है, ठीक है, कि सभी लोग जाते हैं। पर पार्सन्स अब यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं। पार्सन्स क्या कहते हैं कि क्या व्यक्ति हमेशा तार्किक रूप से सोचता है, ठीक है, क्या जो व्यक्ति होता है, जो इंडिविजुअल्स होता है, वो हमेशा तार्किक रूप से सोचता है? नहीं। जब वो अपने सोशल एक्शन की थ्योरी को देते हैं ना, तो उन्होंने एक व्यक्ति के एक्शन के पीछे मोटिवेशन, सिचुएशन, वैल्यूज, इन सब का रोल भी इंपॉर्टेंट माना है, कि व्यक्ति के जो वैल्यूज होते हैं, व्यक्ति के जो नॉर्म्स होते हैं, वो भी उसके एक्शन के पीछे उत्तरदायी कारकों में से हैं। तो क्या व्यक्ति हमेशा तार्किक रूप से सोचता है? जैसा यूटिलिटेरियन वालों ने कहा है कि व्यक्ति हमेशा तार्किक रूप से सोचता है। क्या ऐसी प्रतियोगी भावना से समाज सुचारू रूप से चल सकता है कि हम हमेशा सोचे कि हमें दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट मिला है, हम ये चीज, अगर हम ये माउस खरीद रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए? क्या अगर ऐसी भावना होगी व्यक्तियों की, तो क्या समाज सही चल पाएगा? ऐसी उपयोगिता से सर्व की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु इतना अवश्य है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य पाने के विवेक होने का प्रयास करता है। पार्सन्स ये कहते हैं कि पार्सन्स अरोज क्वेश्चंस दैट वेदर वन ऑलवेज थिंक लॉजिकली, वेदर सच अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स कैन मेक द सोसाइटी रन स्मूथली, स्पिरिट कैन मेक द सोसाइटी रन स्मूथली, नो, ठीक है।
always no, the utilitarianism cannot be conceived of analysis. So impact of Christ to achieve his goals. अब नेक्स्ट थ्योरी है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्षवादी सिद्धांत। संघर्षवादी सिद्धांत के आप जानते हैं, और संघर्ष जो मार्क्सवादी शास्त्र द्वंद्व को, संघर्ष को, तनाव को, शोषण को, इन सबको प्रमुखता दिया है। ठीक, जो संघर्षवादी सिद्धांत है, कन्फ्लिक्ट अप्रोच वाले हैं, वर्ग को, संघर्ष को, तनाव को एम्फसाइज किया है, और सहयोग को, सामंजस्य को और एकीकरण को उसकी अपेक्षाकृत कम महत्व दिया है। और उनका मानना है कि समाज में इसी द्वंद्व से, इसी संघर्ष से, इसी तनाव से समाज में क्रांति होती है, और हिंसक क्रांति की बात की है और सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। जब आप मार्क्स के इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, मार्क्स के मोड ऑफ प्रोडक्शन पे, उनको आप दोनों को जाकर के देख सकते हैं। स्ट्रगल की थ्योरी मुझे अपलोड करनी है, तो उसमें यही बात बताता है कि समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, और एक वर्ग हमेशा से दूसरे वर्ग का शोषण करते आया है। उसकी वजह से एक अलगाव की भावना, एलिनिएशन की फीलिंग जन्म लेती है, और उसकी वजह से समाज में उन दो वर्गों के बीच में संघर्ष की स्थिति आती है, और इसी संघर्ष की वजह से, इसी हिंसक क्रांति की वजह से समाज में परिवर्तन आता है। तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का कारण हिंसक क्रांति को दिया है, और द्वंद्व और संघर्ष और तनाव और शोषण को माना है। तो ये कन्फ्लिक्ट अप्रोच है, भी इन्होंने अपने थ्योरी में लिया है पार्सन्स ने। अब आगे जब हम देखते हैं कि उन्होंने हॉबीजियन व्यू को भी रिजेक्ट किया। मतलब किसको किसको उन्होंने एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया? पॉजिटिविज्म को, यूटिलिटेरियनिज्म को, फिर आइडियलिज्म को, कन्फ्लिक्ट थ्योरी को, और साथ में हॉबीजियन व्यू को। हॉबीजियन व्यू क्या? आपको पता है, हॉब्स, लॉक, रूसो का जो व्यू होता है वो हॉबीजियन व्यू के नाम से जाना जाता है। इन विचारकों का क्या कहना है कि मैन इज अ रेशनल एंड कैलकुलेटिंग, कि व्यक्ति हमेशा से तार्किक और गणितज्ञ रहा है। ठीक है, एंड order in the society exists because member of the society fear the consequences of the punishment from the state if they didn't behave properly। उस समय जब ये इनका काल था हॉब्स, लॉक, रूसो का, तो उस समय स्टेट बहुत ज़्यादा एक प्रभावी एजेंसी के रूप में काम करता था। क्रिश्चियनिटी, पोप अपने आप में बहुत प्रभावी एजेंसी का काम करती थी, और ज़बरदस्त दंड की स्थिति थी वहाँ पर। पनिशमेंट बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभाता था सामाजिक नियंत्रण में। तो उसमें क्या हुआ कि उनका कहना था कि इस सामाजिक फियर की वजह से, सोशल फियर की वजह से, किस फियर की वजह से कि पनिशमेंट, तो व्यक्ति हमेशा एक कंट्रोल्ड वे में रहता था। तो पार्सन्स ने इसको भी रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि फियर इज इनसफिशिएंट टू मोटिवेट मेन टू बे रूल्स। उनका कहना था कि इस रूल को मानने के लिए सिर्फ फियर ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हमारे मॉरल कमिटमेंट, हमारे वैल्यूज़ भी हमें नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सभी कहीं ना कहीं से अपने मॉरलिटी की वजह से, अपने वैल्यूज़ की वजह से नियंत्रित रहते हैं। हमारे अंदर ये होता है ना कि हमारी नैतिकता हमें गवाही नहीं देती। हम व्रत करते हैं पर चोरी से भी नहीं खाते, क्योंकि हमारी नैतिकता गवाही नहीं देती है। वो डर भी हमें रहता है, वही तो उस समय हमें पनिशमेंट आके देगा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, वैल्यू कंसेंसस इज द इंटीग्रेटिंग फोर्स इन द सोसाइटी। उनके अनुसार मूल्य सहमति समाज में एकीकृत बल है। तो आज आपने पार्सन्स के फंक्शनलिज्म को समझा, उनके इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड को समझा, उनके लाइफ स्केच को आपने देखा, और आपने देखा कि किस तरह से पार्सन्स ने सारे थ्योरीज को, जिसमें पॉजिटिविज्म और आइडियलिज्म, फिर यूटिलिटेरिज्म और कन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये सारी को उन्होंने किस तरह से, किस मुद्दे पे एक्सेप्ट किया है और किस मुद्दे पे इन्होंने रिजेक्ट किया है। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद से हम लोग पार्सन्स के सोशल एक्शन की थ्योरी को समझेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, सुरक्षित रहिएगा। बहुत ही जो होता है कि आप बहुत ही
कॉन्शियस तरीके से इस सोसाइटी में रहे। आज के कोविड के सिचुएशन में बहुत ही कॉन्शियस सिचुएशन में रहे, बहुत ही अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखें और पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, अपने इंटेलेक्चुअलिटी को, स्टॉक ऑफ नॉलेज को गेन करते रहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।